देखो अब जो है हम लोग प्रेसिडेंट थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। देश के राष्ट्रपति से कई बार जो है क्वेश्चन तो पूछा जाता है। सो देश के राष्ट्रपति से जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट, पूरे देश के राष्ट्रपति के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि देश का राष्ट्रपति का पोस्ट, देश के राष्ट्रपति का काम, देश के राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, सब कुछ एक लाइन से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो द प्रेसिडेंट, हमारे भारत के संविधान में सबसे बड़ा संवैधानिक पद अगर कोई है, मतलब द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। देश का राष्ट्रपति क्या होता है? सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमारे देश में होता है। हमारे देश में संवैधानिक सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट क्या होता है? सबसे उच्चतम, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज, सबसे ज्यादा ऑनरेबल अगर कोई पोस्ट है तो उस पोस्ट को हम लोग कहते हैं देश का राष्ट्रपति। जो देश का राष्ट्रपति होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? देश के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान कहा जाता है देश का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। देश के राष्ट्रपति को कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। क्या कहा जाता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। स्टेट का क्या कहा जाता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, यानी देश के कार्यपालिका का जो है नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। इनको संवैधानिक प्रधान कहा जाता है क्योंकि संविधान में सबसे बड़ा पोस्ट इनका ही है। दूसरा, इनको नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान कहा जाता है। कार्यपालिका सब इनके अंदर होता है, सारा जितने भी हमारे देश में एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव देश का प्रधानमंत्री से लेकर देश के जितने भी बड़े एग्जीक्यूटिव होते हैं सबसे ज्यादा इस सभी को कंट्रोल कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन बात यह है कि ये अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते, इनका पावर का इस्तेमाल देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, देश के राष्ट्रपति के बारे में बताया जाए तो हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 52 में कहा गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होते हैं? भारत का एक राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझना। उसके बाद क्या होता है? देश के राष्ट्रपति को कहा जाता है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारा कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आता है। फर्स्ट सिटीजन, कभी बैठोगे ना एसएससी सब में तो देखो यही सारा भरा रहता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा देखा जाए देश के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? कमांडर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स, यानी भारत के जितने भी फोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, तीनों का कमांडर कहा जाता है ना। इसलिए कहा जाता है देश के राष्ट्रपति को कमांडर्स ऑफ कमांडर्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड? सो इनको कमांडर्स ऑफ कमांडर्स कहा जाता है। वहीं पे बात किया जाए तो देश का जो राष्ट्रपति होते हैं, देश का जो राष्ट्रपति एट प्रेजेंट अगर देखा जाए हमारे देश में तो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, वर्तमान में देश की जो है राष्ट्रपति हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो महामहिम देश के राष्ट्रपति जो है उनका सबसे बड़ा हाईएस्ट डिग्निटी, मतलब डिग्निटी से बड़ा हुआ वो पद होता है। हमारे देश में उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है ना। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये 15वां प्रेसिडेंट है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे देश के 15th प्रेसिडेंट जो है। अच्छा, दूसरा बात है कि ये पहला ट्राइबल प्रेसिडेंट है ना। हमारे देश के पहले आदिवासी समुदाय से आने वाले जो है देश के राष्ट्रपति और इस पद पे जो है बैठी हुई हैं। इनके पहले कौन था हमारे देश के राष्ट्रपति? याद है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कि किस समुदाय से आते थे? शेड्यूल कास्ट। ये आए शेड्यूल ट्राइब्स और इसके पहले वाले आए थे शेड्यूल कास्ट। और उसके पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और उसके पहले कौन थे? देश की सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो सेकेंड हुई ना, पहला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और उनके पहले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके पहले के.आर. नारायण। छोड़ो, उतना रहने दो। देश का पहला राष्ट्रपति जानना, देश का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देखे देश के राष्ट्रपति के बारे में। देश के राष्ट्रपति के बारे में जो है ना आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक में जो है मेंशन किया गया है।
अब थोड़ा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश के राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है ना। देश के राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, देश का राष्ट्रपति जो एक बार बनता है वो 5 साल तक अपने पद पे रहते हैं। यानी एक बार देश का राष्ट्रपति बनने के बाद नॉर्मल टेन्योर कितना होता है देश के राष्ट्रपति का? 5 साल तक होता है। दूसरा, देश के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो देखो भैया, देश का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, नागरिक भी तो एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, गुड सिटीजन होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे होता है कि आपका उम्र एटलीस्ट 35 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा बोला जाता है कि आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन सके, यानी संसद किसी भी सदन का सदस्य आप बन सके, इतना आपके अंदर क्या होना चाहिए? पॉपुलैरिटी और कैपेबिलिटी होना चाहिए। और ज्यादातर देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं को क्या होता है देश के राष्ट्रपति पद पे बनाया जाता है। देश का राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो है ही, लेकिन ये पॉलिटिकली तरीके से होता है ना। अब बात करते हैं देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो तो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य चुनाव ही करवाता है। लेकिन जो इलेक्शन होता है ये बाकी इलेक्शन से अलग होता है। देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है, कौन बॉडी चुनता है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो अगर कोई पूछे कि देश का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। विच बॉडी इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल। अब इस निर्वाचन मंडल में तीन लोग होते हैं। एक होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी ऑल द लोकसभा राज्यसभा के जितने भी चुन कर आए हुए एमपी हैं, यानी 776 एमपी। वहीं पे देखा जाए, यहाँ पे कहा जाता है तो ऑल द इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। भारत के जितने भी स्टेट है सारे इलेक्टेड एमएलए यहाँ पे आते हैं। क्लियर हुआ? और इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज, ऑल इलेक्टेड एमपी और पहला ऑल इलेक्टेड एमपी, दूसरा ऑल इलेक्टेड एमएलए। बस लोकसभा राज्यसभा एक ही से हम कर दिए। इसके अलावा हम यहाँ पे बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो इलेक्टोरल कॉलेज चुनाव करवाता है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत होता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रक्रिया, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है ना। हिंदी में कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत होता है। दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। वहीं पे देखा जाए तो इनका जो चुनाव होता है वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है ना। ईवीएम में थ्रू ना होता है, बैलेट के थ्रू होता है, एक पर्चा के थ्रू, जैसे पुराने जमाने में चुनाव होता था, है ना। समझ में? ये चुनाव समझ में? देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे? अच्छा, देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है, हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली जनता नहीं करते हैं। मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देश की जनता इसमें वोट नहीं देते। कभी सुनो देश का राष्ट्रपति का वोट चल रहा है, चलो वोट दे रहे? नहीं, हमारे एमपी एमएलए वोट देते, हम नहीं। मतलब तो हम डायरेक्ट नहीं किए, लेकिन हमारे ही लोग चुने हुए क्या किए? वोट दिए। इसीलिए कहा जाता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देश के राष्ट्रपति का अगर बात बताया तो सैलरी का बात बताया तो इनको 5 लाख रुपया दिया जाता है। दूसरा, इनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी दिया जाता है। देश के राष्ट्रपति हमारा सबसे बड़ा पोस्ट, सबसे संवैधानिक पोस्ट, गरिमा वाला पोस्ट है ना। अभी वेस्ट बंगाल में जो घटना हुआ वो निंदनीय है, जो भी है, जो भी कुछ भी हुआ, लेकिन देश के राष्ट्रपति के साथ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, है ना। वो हमारा सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा ताज है, हमारा सब कुछ है ना। देश के राष्ट्रपति को इतना सब कुछ प्रेस्टीज, इतना ऑनर दिया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया गया है, जो कि इतना बड़ा एकड़ में फैला हुआ है ना। 324 कमरा है ना, कम बड़ा है। हाँ, तो वही बात, राष्ट्रपति भवन। लेकिन अब राष्ट्रपति जो है भवन दिया जाता है, राष्ट्रपति हाउस। वहीं पे अगर बताया जाए तो इनको 5 लाख सैलरी दिया जाता है। इनको हटाने का भी विधि है, इनको हटाने का इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट मतलब दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास करवा कर क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर इनको हटाया जा सकता है। सो देश के राष्ट्रपति को जो है इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं बाई इम्पीचमेंट। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कौन सा प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे इम्पीचमेंट। अब इसके अलावा थोड़ा हम लोग आते हैं देश के राष्ट्रपति का काम। तो देश का राष्ट्रपति का सबसे पहला काम क्या होता है?
लेजिस्लेटिव पावर। देश के राष्ट्रपति के पास क्या होता है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होता है। देश का राष्ट्रपति ही क्या होते हैं, देश के राष्ट्रपति के मिलने से ही तो संसद बन के तैयार होता है। तो यानी कि ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड बीइंग द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और एज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अंग होने के नाते, सदस्य तो नहीं है, अंग होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर होता है जो वो इंजॉय करते हैं। पहला पावर क्या होता है, ही कैन समन और प्रोड्यूस द पार्लियामेंट, है ना, वो संसद का सत्र बुला भी सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पावर हुआ। दूसरा पावर क्या हुआ है कि इनके द्वारा बिना साइन किए गए, विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नो वन विल बिकम एन एक्ट, है ना, कोई भी बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि देश का राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन ना कर दे, है ना। लोकसभा राज्यसभा से कितना पास करवा लो, कोई फायदा ना होगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। तीसरा क्या होता है, तीसरा पावर होता है कि जब देश का संसद नहीं चल रहा होता है, यानी व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, मतलब जब देयर वाज द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, बट उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनाना होता है, तो ये ऑर्डिनेंस, इनके पास पावर है। आर्टिकल 123 के तहत पावर है, आर्टिकल 123 के तहत देश के राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो क्या जारी कर सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। एंड ऑर्डिनेंस कितना महीना तक वैलिड रहेगा, 6 महीना तक वैलिड रहेगा। क्लियर हुआ, ऑर्डिनेंस। इसके अलावा देखा जाए तो देश के राष्ट्रपति के पास और भी बहुत सारा लेजिस्लेटिव पावर होता है ना, देश के राष्ट्रपति के पास। उसके अलावा अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव पावर के बाद एग्जीक्यूटिव पावर है। वहीं पे देखा जाए लेजिस्लेटिव पावर में एक और चीज है ना, लोकसभा में वो 2 सदस्य को नॉमिनेट करती हैं और नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, थोड़ा एग्जीक्यूटिव वाला है। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब इनका क्या है, ये तो खुद भी क्या है, सबसे हेड एग्जीक्यूटिव है ना, इनको तो कहा ही गया ना नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, है ना। तो बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड, ये बहुत सारा एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय करते हैं देश के राष्ट्रपति। सबसे पहला क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश के राष्ट्रपति ही देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, है ना, जिसको मेजोरिटी मिलता है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करते हैं देश का राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो अपॉइंट भी करते हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, याद रखना, ओथ जो होता है। एग्जीक्यूटिव में पहला। दूसरा, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। देश के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, देश का राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति और भी बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे कि गवर्नर, हर एक स्टेट का जो गवर्नर होता है, जैसे तुमको पता हो गया वेस्ट बंगाल का गवर्नर चेंज हो गया, वेस्ट बंगाल का गवर्नर रिजाइन दे दिए सीवी आनंद बोस 2 दिन पहले, और उसके बाद एक नया यहाँ पे बनकर आए हैं, क्या नाम है, एके राय बोल के कुछ बोल, हाँ आरएन राय के, एके राय बोल के कुछ नए गवर्नर भी बनकर आए हैं यहाँ पे। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, देश का राष्ट्रपति। गवर्नर के अलावा सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका कौन करता है, देश का राष्ट्रपति। हाँ, महाभियोग अभिलेख। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी, उसको भी नियुक्त करते देश का राष्ट्रपति। उसके अलावा देखा जाए तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, उसके अलावा देखा जाए तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यस, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा एक और है ना, सीसी, वही सीसी मतलब क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 लोग हैं, तीनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। समझ में आया, ये सारा बड़ा पोस्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा इसके अलावा क्या काम है अपॉइंटमेंट के अलावा, हाँ, कोई भी हमारे देश में क्या होता है, जो काम होता है हमारे देश का, वो किनके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पे। नाउ ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन हैज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसके राष्ट्रपति के पास ये सारा एग्जीक्यूटिव पावर होता है। क्लियर हुआ। एग्जीक्यूटिव पावर ये भी होता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कोई एससी एसटी कमीशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
वो देख रेख भी कर सकते हैं और वो अपॉइंट भी तो कर सकते हैं, मतलब 5 साल पे रिव्यू लेते हैं देश का राष्ट्रपति की एससी एसटी का कंडीशन क्या है क्या नहीं है। ये सब है एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव के बाद अगर बताया जाए तो इनके पास कुछ फिनेंशियल पावर भी होता है। क्या फिनेंशियल पावर होता है देश के राष्ट्रपति के पास, बताओ तो। हाँ, ही इज द चेयरमैन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये दोनों दो जो हमारा फंड है उसका जो है कंट्रोल कौन करते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति। वहीं पे बताया जाए तो देश के राष्ट्रपति के पास एक और पावर है, नो वन मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेने के बाद ही मनी बिल को कहां पे रखा जा सकता है, लोकसभा में। तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल पावर है ना। हाँ, ये सारा कुछ फाइनेंशियल पावर है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जुडिशियल पावर, देश के राष्ट्रपति के पास क्या होता है, कुछ जुडिशियल पावर होता है। इसके बारे में आर्टिकल 72 में बताया गया है कि देश के राष्ट्रपति के पास क्या होता है, कई सारा जुडिशियल पावर होता है, पार्डनिंग पावर होता है ना, पार्डन देने का पावर होता है। हाँ, अब उसमें क्या होता है, वो 5 तरीके का पार्डनिंग उनके पास होता है, 5 की 4 तरीके का पार्डनिंग उनके पास होता है। आर्टिकल 72 में कहा गया सबसे पहले पार्डन, बट पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कैंसिल द पनिशमेंट, यानी मान लो किसी को फांसी की सजा दिया गया है, देश के राष्ट्रपति ही मात्र इस देश में है जो उसको क्या कर सकते हैं, इस फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं और उसको बाइज्जत बेरी कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 72 जिसको कहते हैं पार्डन। पार्डन के बाद एक और आता है रिप्राइव, एक 5 तरीके का आता है, 4-5 तरीके का होता है, बोले ना। एक तो पार्डन मतलब पूरा पनिशमेंट माफ, और एक होता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है, रिप्राइव में क्या होता है, रिप्राइव में होता है चेंज द पनिशमेंट। सॉरी, रिप्राइव में ये होता है कि मान लो किसी को पनिशमेंट दिया गया है तो उसको क्या करते हैं कि उसके मतलब उसके पनिशमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब टू रिड्यूस द पनिशमेंट, टू रिड्यूस द कैपिटल पनिशमेंट। मान लो किसी, बट ये किस सिचुएशन में होता है, इन द सिचुएशन ऑफ इलनेस, कोई बहुत बीमार है, इन द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे क्या होता है, उसको सजा दिया गया है और उसको अब सजा होने ही वाला है। मतलब रिप्राइव का मतलब क्या होता है, मान लो किसी को कल फांसी के पे लटका देने वाला है लेकिन उसका पास इलनेस है, प्रॉब्लम है, तो वो बोल सकते कि हमको रिप्राइव कर दो। रिप्राइव का मतलब होता है थोड़ा डेट आगे बढ़ा दो, तो ये डेट आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा बात है रिमिशन। क्या, रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है, रिमिशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द पनिशमेंट, टू रिड्यूस द पनिशमेंट मतलब इनटू अ लाइटर, मतलब टू रिड्यूस द कैपिटल पनिशमेंट इनटू अ लाइटर वन, है ना, मतलब थोड़ा सा कम कर दो, है ना। लाइक फांसी की सजा दिया गया है, उसको आप क्या कर सकते हो, उम्र कैद की सजा में बदल सकते हो, ये एक पावर है। और एक लास्ट में होता है कॉन्टिमिनेशन, क्या नाम है, कमीशन, ऐसे बोल के कुछ है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसके सजा को जो है बेसिकली क्या होता है, उसको यहां तो कम कर दिया गया, एक सजा को कम कर दिया गया, थोड़ा चेंज कर दिया गया। वहां पे क्या होता है कि सजा को भी बेसिकली क्या किया जाता है, पूरे तरीके से कम नहीं किया जाता है, लेकिन उसका नेचर को जो है बेसिकली चेंज कर दिया जाता है। काफी ज्यादा क्रूअल है तो उसको थोड़ा कम ये किया जाता है। तो ये 5 तरीके का होता है, आता नहीं है लेकिन मेनली आता है आर्टिकल 72 में ही, पार्डनिंग पावर है। ये 4 मतलब नेचर ऑफ पार्डन 4 तरीके का, 5 तरीके का है। समझ में आया यहाँ पे जुडिशियल। इसके अलावा देखा जाए तो जुडिशरी पर और क्या है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट कैन रिमूव के जजेस को, सीजीआई को हटा सकते हैं। उसके बाद इनके पास और जुडिशियल पावर कुछ है देश के राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 143 के पास जुडिशियल पावर क्या है कि प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अबाउट द लीगल मैटर्स, है ना। आर्टिकल 143 के बारे में बताया गया है। समझ में, ऐसे जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास। जुडिशियल पावर के बाद प्रेसिडेंट के पास होता है इमरजेंसी पावर। ये इमरजेंसी, इसको कहते हैं आपातकालीन शक्ति। क्या कहा जाता है, आपातकालीन शक्ति। अभी आपातकालीन शक्ति क्या होता है, इमरजेंसी पावर होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। जब कभी देश के ऊपर कोई आपातकालीन समस्या है तो उस टाइम पे टोटल कितना इमरजेंसी दिया गया देश के राष्ट्रपति को, 3। एक होता है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352,
एक होता है स्टेट इमरजेंसी, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 356, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको कहते हैं आर्टिकल 360। ये तीन है। नेशनल इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब कोई बाहर से हमारे देश के ऊपर अटैक होता है, तभी व्हेन एनी फॉरेन कंट्री इन्वेडेड ओवर इंडिया, तभी उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो सब छीन लिया जाता है सिवाय दो आर्टिकल। बोलो, नेशनल इमरजेंसी जब देश पे लगाया जाता है तो सारा अधिकार छीन लिया जाता है, बट सिवाय दो। क्या क्या? एक आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 20। एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है? जबरदस्ती जो गुनाहगार नहीं है उसको फोर्स करके आप उसको सजा नहीं दे सकते हो। सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ाए थे तुम लोग को। हम गुनाहगार नहीं है लेकिन बात भी नहीं किया जाए हमको अपने ही खिलाफ गवाही देने का कि हम उसका मर्डर किए, ये नहीं कर सकते। आगे से आप कर सकते हो। आर्टिकल 20 एंड 21 छोड़ के बाकी सब सस्पेंडेड हो जाते। यही तो काम आता है सारा सारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट में सब काम आता है। आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कब होता है? जब किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक से ना चले, तो उस टाइम पे देश का राष्ट्रपति यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, जिसको प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी भी कहा जाता है ना। आर्टिकल 356 में लगाया जाता है। इससे क्या होता है? जैसे ही लगता है तो उस स्टेट का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी प्रेसिडेंट के पास चल जाता है ना। बट यहाँ पे सिफारिश किसको करना पड़ता है? गवर्नर को। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तो हमारे देश में एक बार हुआ है 1975 से 77 इंदिरा गांधी के टाइम पे। ये तो रोजे होता रहता है, रोज नहीं लेकिन फिर भी आम बात हो गया है, और ये आज तक नहीं हुआ। बैंक करप्ट हो जाए, पूरा करेंसी खत्म हो जाता, उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। इमरजेंसी के बाद एक और पावर होता है, मिलिट्री पावर। क्या होता है? इसका राष्ट्रपति क्या होता है? मिलिट्री का हेड होता है ना। तो मिलिट्री पावर के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है तीनों कमांड, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ का क्या होते हैं? अपॉइंटमेंट ये खुद करते हैं, है ना। दूसरा, वॉर करेंगे कि ना करेंगे उसका डिसीजन भी कौन देते हैं? यही देते हैं। यानी ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर कौन पास करता है कि मारो जाके? ये ऑर्डर एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बोलता है, लेकिन ये कहलाता किसके मुंह से है? देश के राष्ट्रपति। समझ में आया ना। फॉर्मली देश के राष्ट्रपति जब तक ना बोल दे ऑर्डर, तब तक कुछ नहीं होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? मिलिट्री पावर। इसके अलावा आता है डिप्लोमेटिक पावर। देश के राष्ट्रपति के पास कुछ डिप्लोमेटिक पावर भी होता है। दुनिया में जितने भी दुनिया का जितने भी डिप्लोमेट्स और जितने भी एम्बेसडर जो भी हमारे देश में आ रहे हैं, उनका देख रेख का, उनका सब कुछ का जिम्मेवारी सब देश के राष्ट्रपति का होता है। दूसरा, दो देशों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो ट्रीटी होता है, वो भी किसके नाम पे होता है? देश के राष्ट्रपति का। हमारे देश से जो एम्बेसडर दुनिया के दूसरे देश में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी देख रेख करना, और वो भी डायरेक्ट कनेक्टेड किससे रहते हैं? देश के राष्ट्रपति। हमारे जितने भी IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, हाई कमिश्नर हैं, एम्बेसडर हैं, एम्बेसी है, दुनिया में जितने हमारा एम्बेसी है जहां जहां, वहां का डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। तो ये सब देश के राष्ट्रपति का क्या होता है? कुछ सब पावर है, सारा कुछ है जो देश के राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आता है। इंपीचमेंट का आर्टिकल 61 है। 53 में बात किया गया है कि ही इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड, यानी यूनियन का, पूरा केंद्र सरकार का एग्जीक्यूटिव का क्या रहेंगे? हेड रहेंगे। लेकिन कौन सा हेड रहेंगे? नॉमिनल। रियल हेड तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। 54 भी इलेक्शन के बारे में, 55 में टेन्योर के बारे में, 56 में 56 में टेन्योर के बारे में है ना। 58 में ओथ और एफ्रीमेशन के बारे में, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा है इनका। बट मेनली जो आता है आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट पे इनका है। समझ में आया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कौन अपॉइंट करता है? देश का राष्ट्रपति। और ये कौन सा आर्टिकल के तहत अपॉइंट होता है? 76, आर्टिकल 76। तो इस तरीके से हम लोग का देश का राष्ट्रपति कंप्लीट हुआ, है ना, और हम लोग का पार्लियामेंट कंप्लीट हुआ। बहुत कुछ हम लोग समझे आर्टिकल वगैरह, बट इसमें ये आता है देश के राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन थे, अभी का कितना नंबर पे राष्ट्रपति चल रहे हैं। दूसरा, पहला वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे, बता दिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन, है ना। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में वो कौन से प्रेसिडेंट है जो सीजीआई होने के बाद बने थे? एम हिदायतुल्लाह। ऐसा हुआ था ना कि देश का राष्ट्रपति थे, उनका मृत्यु हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन जाता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जब बना तो बोला हम इलेक्शन लड़ेंगे प्रेसिडेंट का, तो वो भी पोस्ट खाली हो गया। अब कौन बनेगा? तो अब तीसरा होता है सीजीआई। तो उस समय जो एक ही समय पे सीजीआई भी थे और वही राष्ट्रपति का पद भी संभाल रहे थे जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए, एम हिदायतुल्लाह। क्लियर? सो ये हम लोग का यहाँ पे प्रेसिडेंट का सारा कुछ हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बचा हुआ है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।